Students, Assalamu alaikum and welcome to today's lecture. In this lecture, we will learn how to manipulate HTML elements attributes in order to create dynamic effects. Before starting today's lecture, let's have a look at what we studied in the last lecture. In last lecture, we learned how to use dialog boxes in JavaScript. यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास JavaScript में तीन तरह के डायलॉग बॉक्सेस हैं. अलर्ट बॉक्स हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र को कोई वार्निंग मैसेज शो करवाना हो और यूज़र उस मैसेज को रीड करता है और उसके बाद ओके प्रेस करता है. इट मीन्स के यूज़र ने जो है उस मैसेज को पढ़ लिया है. इसके बाद हमने जो सेकंड डायलॉग बॉक्स पढ़ा था वो प्रॉम्प्ट बॉक्स था. प्रॉम्प्ट बॉक्स बेसिकली यूज़र को मैसेज शो करता है. इसके अलावा यूज़र से इनपुट भी ले सकता है. यूज़र जो है जो इनपुट फील्ड होती है वहाँ पे अपनी इनपुट टाइप करता है और उसके बाद ओके प्रेस करता है. यूज़र अगर ओके प्रेस करे तो जो इनपुट यूज़र ने प्रोवाइड किया वो रिटर्न हो जाती है. अगर यूज़र कैंसिल प्रेस करता है तो नल वैल्यू रिटर्न होती है. इसी तरह से जो थर्ड टाइप थी डायलॉग बॉक्सेस की वो है कंफर्म बॉक्स. कंफर्म बॉक्स बेसिकली यूज़र से कंफर्मेशन लेने के लिए यूज़ होता है. हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं और उस से जो है हम कंफर्मेशन लेते हैं कि वो इस मैसेज को कंफर्म करता है या नहीं. अगर यूज़र ओके प्रेस करे इट मीन्स के उसने जो है वो कंफर्म कर दिया है और हमें जो है ट्रू रिटर्न होता है. अगर यूज़र कैंसिल प्रेस करता है तो फॉल्स रिटर्न होता है. इसके बाद हमने HTML DOM या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ा. बेसिकली जब हम किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो सर्वर से जहाँ पे वेब पेज है वहाँ से उस वेब पेज के एलिमेंट्स जो हैं वो लोकल मशीन पे डाउनलोड होते हैं और उसके बाद ब्राउज़र उन्हें जो असेंबल करके वेब पेज के फॉर्म में हमें डिस्प्ले कर देता है. HTML के साथ इशू ये था कि एक दफ़ा अगर वो वेब पेज एलिमेंट्स जो हैं वो वेब पेज के ऊपर हमें डिस्प्ले हो गए ब्राउज़र में तो उसके बाद HTML जो है उन एलिमेंट्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते. अगर हम वेब पेजेस में इंटरेक्टिविटी लाना चाहते हैं तो हमें उन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को रन टाइम पे चेंज करना होगा. इसके लिए हमने पढ़ा कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो बेसिकली जो HTML एलिमेंट्स हैं किसी वेब पेज के उन्हें एक हायरार्की की फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और हमें एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि हम उस हायरार्की के थ्रू जाके किसी भी जो एलिमेंट है उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को रीड कर सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को हम जो है चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेब पेज में जो है वो डायनामिक फील जो है हमें आती है कि कंटेंट्स जो हैं वो रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं. इसमें हमने देखा कि अगर हम डायनामिकली किसी HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय ID का फंक्शन है. हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं और किसी स्पेसिफिक एलिमेंट जो है उसे उसके ID के थ्रू हम एक्सेस करते हैं. तो जो गेट एलिमेंट बाय ID है वो एक रेफरेंस पास करता है उस एलिमेंट तक. उस रेफरेंस को यूज़ करके हम उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं और चाहें तो उन्हें मैनिपुलेट भी कर लेते हैं. इसी तरह से हमने जो है HTML इनर HTML की प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हम किसी HTML एलिमेंट के
टेक्स्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट्स की बजाय हम टेक्स्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम इनर HTML की प्रॉपर्टी जो है उसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट्स के फंक्शंस पढ़े। गेट एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को रीड करने के लिए यूज़ होता है, और सेट एट्रीब्यूट किसी स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमने एक एग्जांपल देखी कि एक इमेज जो है वो वेब पेज पे ऐड की हुई है हमने, हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन कॉल होता है जो कि इमेज के एट्रीब्यूट को चेंज कर देता है और इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उस इमेज की जगह एक दूसरी इमेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। इसी टॉपिक को आज के लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हम डॉम हायरार्की के थ्रू बैकग्राउंड को डायनामिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से हम इमेजेस के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग जो है एप्लीकेशंस देखेंगे, और आखिर में हम डेट ऑब्जेक्ट जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड को जो है डायनामिकली कंट्रोल करना सीखेंगे। अगर हम किसी वेब पेज के बैकग्राउंड की बात करें तो हमें पता है कि जो बॉडी का टैग है उसके 3 जो हैं वो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें से एक बीजी कलर है जो कि वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है जो कि वेब पेज के बैकग्राउंड पे कोई इमेज जो है वो सेट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है जो कि बॉडी के टेक्स्ट कलर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हम इन एट्रीब्यूट्स को डॉम हायरार्की को फॉलो करते हुए कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम इन वैल्यूज़ एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि बीजी कलर की, तो हमें पता है कि जो डॉम हायरार्की है उसमें डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है और डॉक्यूमेंट के अंदर जो है बॉडी का जो है एलिमेंट होता है, और उसके बाद हम जब डॉक्यूमेंट से बॉडी पे पहुंचेंगे तो फिर हम उसके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है डॉट बीजी कलर, तो हम उसे एक्सेस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है एक और मेथड है, जब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम जो बॉडी का टैग है उसकी आईडी पास करेंगे और डॉट बीजी कलर। तो इस तरह से आप देखें कि हमने पहले डॉक्यूमेंट पे पहुँचे उस पेज के, उसके बाद हमने जो वो स्पेसिफिक आईडी था उसका जो रेफरेंस क्रिएट किया, और फिर उस रेफरेंस के थ्रू हमने उस एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट है उसे एक्सेस किया। आइए इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम रन टाइम पे बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन जो है वो लिखा है। वो फंक्शन जैसे ही पेज लोड होता है तो हमने उसे ऑटोमेटिकली जो है ऑन लोड के इवेंट के ऊपर कॉल किया। अब ये फंक्शन जो है वो यूज़र को एक इनपुट बॉक्स दिखाता है और यूज़र से कहता है कि प्लीज़ एंटर योर फेवरेट कलर। यूज़र जो कलर जो है एंटर करता है उस कलर को हम बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर देते हैं। अब आप देखें कि जो पहले हम पढ़ रहे थे हमारे पास एक स्टैटिक जो है वो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड कलर था वेब पेजेस का। अब हम जैसे ही पेज लोड होता है तो यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेता है। अगर आप इस हाईलाइटेड कोड को देखें तो इसमें हमने जो एक फंक्शन लिखा है वो है सेट बीजी कलर।
इस फंक्शन में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम यूज़र को कह रहे हैं एंटर बीजी कलर, एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू, और जो यूज़र जो कलर ऐड करेगा इनपुट बॉक्स में वो आके एक वेरिएबल है बीजी का, उसे असाइन हो जाएगा। इसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसे बॉडी का जो आईडी है वो अगर आप नीचे जाके देखें बॉडी के टैग में, तो हमने बॉडी के टैग को आईडी भी बॉडी ही असाइन किया है। तो उस आईडी के थ्रू हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया और फिर उस एलिमेंट का जो बीजी कलर का एट्रीब्यूट है उसे हमने बीजी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। तो आप देखेंगे इसमें जो बीजी कलर है इसमें सी जो है वो कैपिटल में है, केस सेंसिटिव है, तो हमें इसी तरह से ये लिखना पड़ेगा। तो आप देखें बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। हमने यूज़र से इनपुट ली, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, उसके बाद हमने जो है अपने वेब पेज का जो बॉडी का एलिमेंट है उसे एक्सेस किया और उसके बीजी कलर को हमने वो वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद आप देखेंगे फंक्शन को हमने जो कॉल किया है वो बॉडी के ऑन लोड इवेंट के ऊपर है। जैसे ही ये पेज लोड होता है तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है और यूज़र से इनपुट लेता है और बैकग्राउंड कलर को सेट कर देता है। आइए हम इसी कोड को ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप इस स्क्रीन पे देखें तो वेब पेज के ऊपर हमारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स हमें नज़र आ रहा है जो कि मैसेज शो कर रहा है कि एंटर बीजी कलर। आप देखें कि इसमें हम कोई कलर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पिंक लिखा है यहाँ पे, और इसके बाद ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक सेट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूं पेज को, अगेन हमारे पास जो है वो जो है प्रॉम्प्ट बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं एक डिफरेंट कलर, फॉर एग्जांपल मैंने इसे ब्लू कलर लिखा और मैंने ओके प्रेस किया, तो अब आप देखेंगे जो वेब पेज है उसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू सेट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सिंपल सा कोड लिखा है और लेकिन उसकी वजह से जो है वेब पेज का बिहेवियर कितना इंटरेस्टिंग हो गया। हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हम बीजी कलर को रन टाइम पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट कलर को कंट्रोल करना है तो ये कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट कलर के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो उसका मेथड क्या है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट के थ्रू बीजी कलर को एक्सेस किया था, इसी तरह से अगर हम टेक्स्ट कलर के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, इस जो है हायरार्की को हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम जो है बॉडी का जो आईडी है उसे जो है पास करेंगे और डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो इस तरह से हम कलर तक पहुंच गए और उसके बाद हम उसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली हमने जो बॉडी का टैग है उसमें 3 पैराग्राफ जो हैं वो डिफाइन किए हैं। हर पैराग्राफ जो है उसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जो कि जो टेक्स्ट कलर है उसे चेंज कर देता है। हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन में हम जो कलर सेट करना चाह रहे हैं उसे पैरामीटर के तौर पे पास करते हैं। फंक्शन उस पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसे जो है टेक्स्ट कलर को सेट कर देता है उस कलर के साथ। आप देखेंगे जो फंक्शन हमने लिखा है वो है सेट टेक्स्ट, और इसमें जो पैरामीटर हमने पास किया है उसका नाम हमने रखा है txt कलर।
इसके बाद आप देखेंगे जो कलर चेंज हो रहा है उसके लिए हमने सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, अब हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी के बजाय ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर को जो है वो यूज़ किया और उसे हमने सेट कर दिया टेक्स्ट कलर txt कलर, जो कि फंक्शन जो है पास कर रहा है। इसके बाद अगर हम बॉडी के टैग में देखें तो हमने एक पैराग्राफ पी स्टार्ट किया, उसके ऑन क्लिक जो इवेंट है उसके ऊपर हमने सेट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया और उसे हमने जो है ब्लू कलर जो है वो पास कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे पैराग्राफ का टैग जो है ख़त्म हो रहा है हमने ब्लू लिखा हुआ है, यानी जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो ब्लू है और उसके बाद पैराग्राफ जो है वो क्लोज हो गया। अब जब बॉडी के एरिया में ये पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले होगा तो वहाँ पे ब्लू लिखा हुआ आएगा। हम जैसे ही उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सेट कलर का फंक्शन है वो कॉल होगा और वो ब्लू कलर जो है वो टेक्स्ट के लिए सेट कर देगा। इस पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे हमने एक और पैराग्राफ जो है वो लिखा है और इस दफ़ा फिर हमने ऑन क्लिक के ऊपर सेट कलर को सेट टेक्स्ट को जो है फंक्शन कॉल किया है और उसे हमने जो है रेड कलर पास किया है और टेक्स्ट के तौर पे रेड लिखा है। इसी तरह से हम थर्ड पैराग्राफ है उसमें हमने ऑरेंज कलर सेट किया है। आइए हम इस एग्जांपल को भी जो है ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें वो तीन पैराग्राफ के जो टेक्स्ट थे वो हमें नज़र आ रहे हैं, ब्लू, रेड और ऑरेंज। आप देखें कि हम जैसे ही ब्लू के ऊपर क्लिक करते हैं तो बॉडी का जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा ब्लू हो गया। इसी तरह से अगर हम रेड के ऊपर क्लिक करें तो जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाता है और इसी तरह से अगर हम ऑरेंज के ऊपर क्लिक करें तो टेक्स्ट कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे अगेन हमने रन टाइम के ऊपर एक एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस किया और उसे चेंज किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो डायनामिक इफेक्ट्स हैं वो वेब पेज पे ऐड हो गए। टेक्स्ट के एट्रीब्यूट के बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का वो बैकग्राउंड इमेज सेट करना। अगर हम किसी वेब पेज के बैकग्राउंड को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो अगेन हमारे पास वही डोम हायरार्की है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और इस दफ़ा जो एट्रीब्यूट है वो डॉट बैकग्राउंड। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसे हम जो बॉडी टैग का आईडी पास करें और डॉट बैकग्राउंड। तो इस तरह से हम जो बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली हमने जो बॉडी का टैग है उसमें दो इमेजेस जो हैं वो हमने ऐड करवाए हैं और उनके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है। अब जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमने साथ में उस इमेज का जिसके ऊपर यूज़र क्लिक कर रहा है हमने उसका जो है सोर्स वो पास किया फंक्शन को और फंक्शन उस सोर्स को रिसीव करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसे सेट कर देता है उस सोर्स के साथ। तो आप अगर आप देखें इस कोड में तो बॉडी के टैग में हमने एक इमेज जो ऐड करवाया उसका सोर्स है bg1.jpg। इसके बाद हमने जो फंक्शन को कॉल किया है तो हमने वही सोर्स जो है वो पैरामीटर के तौर पे पास किया है। अगर आप हाइलाइटेड कोड को देखें तो इसमें जो फंक्शन है वो bg सोर्स के नाम से सोर्स को रिसीव करता है और उसके बाद जो है बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसे सेट कर देता है bg सोर्स के साथ। तो इस तरह से यूज़र जैसे ही इमेज के ऊपर क्लिक करेगा उसका सोर्स जो है वो पास होगा फंक्शन सेट बैकग्राउंड को और सेट बैकग्राउंड फंक्शन जो है बैकग्राउंड का जो बॉडी का जो बैकग्राउंड है उस इमेज के साथ सेट कर देगा।
आइए हम इस एग्जांपल को भी ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे हमें जो है दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। यूज़र जैसे ही इन इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो वही इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे सेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सेकंड इमेज के ऊपर क्लिक करें तो अब ये वाला इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे सेट हो गया। आपने इसका लॉजिक देखा, बहुत सिंपल सा है कि हमने फंक्शन कॉल किया, उसे इस इमेज का जो है वो सोर्स पास किया और जो फंक्शन है वो बॉडी के बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट को एक्सेस करता है और उसे इस सोर्स के साथ सेट कर देते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी वेब पेज के, उन्हें हम डायनेमिकली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इमेजेस जो कि एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना है और डायनेमिक इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं, तो हम किस तरह से ये कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है इमेज का। जब हम कोई इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो बेसिकली वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इमेज को, जिसे हमने IMG के टैग के थ्रू जो है वेब पेज में ऐड किया होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे हम इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम जो सोर्स है वो किसी इमेज का हम सोर्स पास करते हैं। तो अब जिस इमेज का सोर्स हमने पास किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट जो है उसे रिप्रेजेंट करेगा उस स्पेसिफिक इमेज को। अब जो इमेज का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके थ्रू हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं और उन्हें हम जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो इमेज नेम हो सकता है, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस और सोर्स। ये वो बेसिक इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस स्पेसिफिक इमेज का जो है इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें जो है हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमने एक इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम var कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम ऑप्शनल होता है, हम कोई नेम भी रख सकते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू इमेज। तो इमेज का फंक्शन है जो कि एक इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। अब एक इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को कोई सोर्स असाइन करना है। बेसिकली सोर्स जो है वो एक्चुअल इमेज होगा जिसे वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। सोर्स हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट src इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल abc.jpg। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज का जिसे हमने obj नेम के साथ डिक्लेयर किया था या क्रिएट किया था, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्पेसिफिक इमेज abc.jpg को रिप्रेजेंट करता है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस स्पेसिफिक इमेज के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और हम उन एट्रीब्यूट्स को डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है वो डायनामिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हों वेब पेज में। जब हम इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली इसका जो पर्पस होता है कि हम इमेजेस को जो है मेमोरी में डाउनलोड कर लें, यानी आपकी जो इमेजेस हैं वो पड़े हुए हैं वेब सर्वर पे। जब हम इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम सोर्स असाइन करते हैं तो वो इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होने से पहले लोकल मशीन पे जो है डाउनलोड हो जाते हैं। इसके बाद जब हम उन इमेजेस के ऊपर कोई डायनामिक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो इमेजेस जो है हमें लोकल मशीन पे ही मिल जाते हैं। तो हमें जो है उन इमेजेस को एक्सेस करने के लिए सर्वर पे नहीं जाना पड़ता। आप अगर एज्यूम करें कि
एक इमेज है, हमने उसके सोर्स को चेंज किया, तो अब हमें जो नया इमेज है वो वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है। अगेन हम जो है वो वेब सर्वर पे जाएंगे, वहाँ से वो इमेज डाउनलोड होगा और उसके बाद सेट होगा। तो अगर ये प्रोसीजर हो तो जो है जो एनिमेशंस हैं वो इतनी स्मूथ नहीं होती और जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें नहीं मिलता। इसके अगेंस्ट जब हम इमेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो जो रिक्वायर्ड इमेजेस होती हैं वो यूज़ होने से पहले लोकल मशीन पे जो है डाउनलोड हो जाती हैं, और हम जब उन्हें चेंज करते हैं तो हमें लोकल मशीन पे ही मिल जाती हैं। तो वो इफ़ेक्ट जो है वो इससे ये होता है कि बड़ा स्मूथ एनिमेशंस जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इमेजेस को अगर हम प्री लोड करना चाह रहे हैं तो हम एक इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम सोर्स असाइन करते हैं। तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो इमेजेस हैं वो प्री लोड हो जाएंगी और वो हमारे लोकल मशीन पे जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी, और जब हम उन्हें यूज़ करेंगे तो हमें लोकल मशीन से ही वो इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगी। हमने अभी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा इमेजेस का कि हम इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस इमेज को जो है हम कोई सोर्स असाइन करते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट होता है इमेज का वो रिप्रेजेंट करता है उस स्पेसिफिक इमेज को, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। आइए हम इस एग्जांपल में जो है इमेज रोल ओवर एक क्रिएट करते हैं। इमेज रोल ओवर बेसिकली एक इमेज होती है, आप जैसे ही एक माउस को मूव करते हैं उस इमेज के ऊपर तो वो इमेज चेंज हो जाता है। आपने जैसे ही माउस दोबारा हटाया तो दोबारा से पहले वाला इमेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम इमेज रोल ओवर कहते हैं। अगर आप लॉजिक देखें इस जो इमेज रोल ओवर की, तो बेसिकली हमने बॉडी के टैग में एक इमेज डिस्प्ले किया होता है, उसके ऑन माउस ओवर के इवेंट के ऊपर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसे हम एक सोर्स पास करते हैं। अब वो फंक्शन उस सोर्स को रिसीव करता है और जो है उस इमेज के बैकग्राउंड पे उस सोर्स को सेट कर देता है। तो जैसे ही माउस ओवर होता है वो फंक्शन कॉल हुआ, वो तो उसके इमेज के बजाय कोई नया इमेज हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही हम माउस हटाते हैं तो ऑन माउस आउट का जो इवेंट है वो अकर होता है। हम अगेन उस फंक्शन को कॉल करते हैं और इस दफ़ा हम जो पहले वाला सोर्स था वो सोर्स पास करते हैं। तो जो फंक्शन है वो दोबारा से पहले वाले सोर्स को जो सेट कर देता है और हमें दोबारा से पहले वाला जो इमेज है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप इस कोड को देखें तो इसमें हमने जो फंक्शन स्टार्ट किया है इससे हमने पैरामीटर जो पास किया है वो img सोर्स है। ये फंक्शन जस्ट ये कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो इमेज का आईडी है वो हमने यहाँ पास किया पिक डॉट सोर्स इज इक्वल टू img सोर्स। तो ये फंक्शन जस्ट सोर्स को रिसीव कर रहा है और जो इमेज का आईडी है उस तक एक रेफरेंस क्रिएट करता है और उसके सोर्स के एट्रीब्यूट पे वो जो फंक्शन ने जो सोर्स रिसीव किया है उसे सेट कर देता है। अगर आप बॉडी के टैग में देखें तो हमारे पास एक इमेज का टैग है। इस इमेज के टैग में जो है हमने एक इमेज ऐड की है जिसका नाम img6.jpg है और इसका जो आईडी है वो पिक है। इस फंक्शन के इस टैग के आप देखें ऑन माउस ओवर के इवेंट के ऊपर हमने चेंज पिक का जो फंक्शन कॉल किया है और साथ में हमने img7.jpg जो है वो पैरामीटर के तौर पे पास किया है। अब फंक्शन जो है वो इस सोर्स को रिसीव करता है और जो इमेज है उसके सोर्स को रिप्लेस कर देता है इस सोर्स के साथ। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जब हमने ऑन माउस आउट के ऊपर हमने दोबारा से पहले वाला सोर्स पास किया और वो फंक्शन जो है अब दोबारा से पहले वाले सोर्स को जो है रिप्लेस कर लेता है और हमें दोबारा से पहले वाला इमेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आइए हम इस कोड को भी ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें
तो हमारे पास एक इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप देखेंगे जैसे ही जो माउस है इस इमेज पे पहुंचता है तो वो इमेज चेंज हो जाता है, और इसी तरह से जैसे ही हम माउस को इस इमेज से हटाएं तो दोबारा से पहले वाला जो इमेज है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जस्ट हमने किया ये है कि जैसे ही माउस इस इमेज के ऊपर मूव होता है तो एक फंक्शन कॉल होता है जो कि इस इमेज के सोर्स को चेंज कर देता है, और जैसे ही हमने माउस जो है वो इस इमेज से हटाया अगेन वो दोबारा वही फंक्शन कॉल होता है जो कि इस इमेज को दोबारा पहले वाले इमेज के सोर्स के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। इमेज रोल ओवर के बाद हम एक और जो है एप्लीकेशन देखते हैं इमेजेस की, जिसे हम इमेज प्रीव्यू कहते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें एक बड़ा इमेज नज़र आ रहा है और उस इमेज के नीचे हमारे पास एक रो में जो है वो मल्टीपल स्मॉल साइज़ के इमेजेस हैं। आप देखें कि अगर हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो बड़े इमेज की जगह वो वाला इमेज हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से देखें आप, मैं एक और इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इस एग्जांपल में आप देखें कि हमने बॉडी के टैग में एक मेन इमेज जो है वो डिस्प्ले किया और जो है उस इमेज के नीचे हमने मल्टीपल स्मॉल साइज़ में इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले किए। अब हम जैसे ही इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं स्मॉल इमेज के, तो वो जो है एक फंक्शन कॉल होता है और वो फंक्शन जो है वो बड़े इमेज के सोर्स की जगह वो छोटे इमेज का सोर्स जो है वो रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से हमें बड़े इमेज की जगह वो छोटा इमेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आइए हम इसका एप्लीकेशन का जो है कोड देखते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है इस एग्जांपल को। इस स्क्रीन पे हमें जो कोड नज़र आ रहा है बेसिकली ये कोड जो है इमेज प्रीव्यू एप्लीकेशन का है। हम पहले जैसा कि आपने वो एप्लीकेशन में भी देखा कि जो बॉडी का टैग था उसमें एक बड़े साइज़ का इमेज था और उस इमेज के नीचे जो है वो स्मॉल साइज़ के इमेजेस थे। हम पहले बॉडी के कोड को डिस्कस करते हैं। आप हाईलाइटेड पार्ट को देखें। हमने एक टेबल शुरू किया है ताकि रोज़ के अंदर जब हम डिस्प्ले करेंगे इमेजेस को वो इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नज़र आते हैं हमें। तो हमने एक रो में जो है इमेज ऐड किया है और इस इमेज का जो आईडी है हमने वो पिक सेट किया है। इट मीन्स कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस इमेज के सोर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं तो हमें आईडी पिक यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप देखें कि जो सेकंड रो है टेबल की, उस रो में हमने स्मॉल इमेजेस ऐड किए। अगर आप पहले इमेज के कोड को देखें तो सोर्स में हमने img1.jpg रखा है जो कि इस स्मॉल इमेज का सोर्स है। इसके बाद आप देखें कि हमने इस इमेज के ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर चेंज पिक के नाम से एक फंक्शन कॉल किया है जो के ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट के ब्लॉक में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है और उसे हमने img1.jpg सोर्स पास किया है। इट मीन्स के जब हम क्लिक करेंगे तो जो स्मॉल इमेज है इसका सोर्स पास होगा फंक्शन को और फंक्शन जो है बड़े इमेज की जगह इस इमेज का सोर्स जो है वो सेट कर देगा। इस इमेज के नीचे आप देखेंगे हमने एक और इमेज ऐड किया हुआ है जिसमें हमारे पास जो है सोर्स जो है उसका img2 है और उसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने दोबारा से जो है चेंज पिक का फंक्शन कॉल किया है और इस दफ़ा हमने सोर्स जो है वो img2.jpg पास किया है। अगर हम जावास्क्रिप्ट कोड की बात करें तो हाईलाइटेड पार्ट में आप देखें कि हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है चेंज पिक, जिसे हमने नीचे स्मॉल इमेजेस के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने कॉल किया था। इस फंक्शन में आप देखें कि img सोर्स जो कि हम नीचे से फंक्शन कॉल करते हुए पास कर रहे हैं, उस सोर्स को हमने बड़े वाला इमेज का जो आईडी है पिक
उस आईडी के सोर्स को सेट किया है हमने उस सोर्स के साथ जो कि फंक्शन रिसीव कर रहा है एज ए पैरामीटर। अभी तक हमने इमेजेस से रिलेटेड दो बेसिक एग्जांपल्स देखी है, जिसमें हमने एक इमेज रोल ओवर क्रिएट किया और इसके बाद हमने जो है इमेज प्रीव्यू क्रिएट किया। आइए अब हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं इमेजेस की, जिसे हम स्लाइड शो कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस इमेज स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें एक बड़े साइज़ का इमेज नज़र आ रहा है और इस इमेज के नीचे जो है हमारे पास नेक्स्ट और बैक के दो बटन बने हुए हैं। हम जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हमें जो है वो इमेज जो है वो नेक्स्ट इमेज नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप दोबारा क्लिक करें तो हमें एक और इमेज चेंज हो जाएगा और जब हम बैक बटन क्लिक करते हैं तो प्रीवियस वाला जो इमेज है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से देखें आप जब नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे तो जब इमेजेस ख़त्म हो जाते हैं तो अगेन पहले वाला इमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो एप्लीकेशन है हम इसे इमेज स्लाइड शो का नाम देते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम इमेज स्लाइड शो कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अभी हमने जो है वो डेमो देखा इमेज स्लाइड शो का। एक इमेज स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए जो बेसिक हमारे पास लॉजिक होगी, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास अरे ऑफ इमेजेस, यानी हमने जो इमेजेस उस स्लाइड शो में सेट करने हैं उन्हें जो है वो एक अरे की फॉर्म में हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बॉडी का टैग है उसमें मेन इमेज हम डिस्प्ले करेंगे। हमने दो फंक्शन लिखने होंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस इमेज का, और उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम जो बड़ा इमेज है उसके बिल्कुल नीचे दो इमेजेस जो है हम ऐड करेंगे और उनके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हम नेक्स्ट और प्रीवियस के फंक्शंस को कॉल करेंगे। आइए अब हम एक कोड देखते हैं इमेज स्लाइड शो का। इस कोड में देखें, सबसे पहले हमने एक अरे जो है वो क्रिएट की है जिसका नाम हमने पिक्स रखा है। तो पिक्स इज इक्वल टू न्यू अरे का फंक्शन है जो कि अरे क्रिएट करता है और इस अरे में हमने जो इमेजेस पास करने हैं उनका सोर्स हमने पास लिखा है, जैसे img1.jpg, img2.jpg। तो ये वो इमेजेस हैं जिन्हें हमने स्लाइड शो का पार्ट बनाना है। इसके बाद आप देखेंगे हमने कुछ वेरिएबल्स सेट किए हैं, जैसे काउंट जो है वो हमने रखा है एक वेरिएबल जो कि 0 सेट हुआ है। इसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है अरेज की, पिक्स डॉट लेंथ, यानी पिक्स जो है वो अरे का नाम था, डॉट लेंथ जो है हमें रिटर्न करती है कि इस अरे के अंदर कितने जो है वो वैल्यूज़ हैं या कितने जो है आइटम्स हैं। इसके बाद देखिए हमने नेक्स्ट पिक जो है उसका फंक्शन लिखा है। अब आप देखेंगे जो हमारे पास इमेजेस के सोर्सेज हैं वो अरे में पड़े हुए हैं। हम अगर किसी सोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमने जस्ट इमेज उस अरे के नेक्स्ट एलिमेंट को हम जब एक्सेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इमेज का सोर्स जो है वो आ जाएगा। तो हमने जो है सबसे पहले काउंट जो है उसमें इंक्रीमेंट किया, क्योंकि जब नेक्स्ट का बटन क्लिक होगा तो हमें वो प्रीवियस वाले जो काउंट में हमें इंक्रीमेंट करना है ताकि उससे नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है अरे के अंदर हम उसे एक्सेस कर सकें। इसके बाद हमने चेक किया है कि कहीं हम लास्ट इमेज पे तो नहीं पहुंच गए। तो इसमें कंडीशन जो हमने चेक की है, इफ़ काउंट इज़ लेस देन पी काउंट जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस हैं।
अगर ये लेस है इट मीन्स कि अभी हम लास्ट इमेज तक नहीं पहुंचे, तो हमने जो है अरे से उस इमेज का जो है हमने वैल्यू एक्सेस की और उसे जो है पिक वाले इमेज के सोर्स के को रिप्लेस कर दिया उस वैल्यू के साथ। अब एल्स के केस में जब हम लास्ट इमेज पे पहुंच जाते हैं तो हमने काउंट को 0 सेट कर दिया। इट मीन्स कि अब हमने फर्स्ट इमेज जो है उसका सोर्स सेट करना है वो बड़े वाले इमेज के सोर्स के साथ। इसी तरह से जब हम प्रीवियस इमेज का फंक्शन देखेंगे तो इसमें अब हमने काउंट में डिक्रीमेंट करना है। हमने चेक करना है कि कहीं हम लास्ट यानी जो फर्स्ट इमेज है वहाँ तक तो नहीं पहुँच गए, यानी काउंट जब तक -1 से बड़ा रहेगा यानी 0 या उससे ज़्यादा रहेगा तो हमने तो इट मीन्स कि हम लास्ट इमेज तक अभी नहीं पहुँचे। जैसे ही काउंट जो है वो -1 से 1 तक पहुँचता है तो बिल्कुल जो है वो फर्स्ट इमेज पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमने काउंट को सेट कर देना है लास्ट इमेज के जो है इंडेक्स है उसके साथ। तो इस तरह से जो है जैसे ही हम फर्स्ट इमेज पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो है वो लास्ट इमेज, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो वो लास्ट वाला इमेज जो है वो डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट इमेज और प्रीवियस इमेज के फंक्शंस लिखने के बाद हम बॉडी के कोड को देखते हैं। इसमें आप देखें हाईलाइटेड पार्ट में हमने एक टेबल के अंदर एक इमेज ऐड किया हुआ है जो कि मेन इमेज है हमारे पास। उसके बाद हमने उसके जो सेकंड रो आती है उसमें हमने एक इमेज सेट किया है, इमेज जो कि वो प्रीवियस का बटन बना हुआ था और इसका सोर्स हमने दिया। इसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने जो है पी पिक यानी प्रीवियस पिक के फंक्शन को कॉल किया है जो कि काउंट में डिक्रीमेंट करता है और जिसकी वजह से हमें प्रीवियस इमेज जो है वो नज़र आना शुरू होता है। इसके बाद देखिए हमने एक और इमेज ऐड किया है नेक्स्ट इमेज के फंक्शन को कॉल करने के लिए और इसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने जो है नेक्स्ट इमेज का कोड जो है वो फंक्शन कॉल किया है जो कि काउंट में इंक्रीमेंट करता है और नेक्स्ट वाला इमेज जो है हमें डिस्प्ले करवा देता है। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम वेब पेज के बैकग्राउंड को डायनेमिकली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इमेज ऑब्जेक्ट को देखा कि हम किस तरह से जो है इमेजेस के एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमने सोर्स का एट्रीब्यूट जो है उसे चेंज किया और किस तरह से हम डायनेमिक इफेक्ट्स जो हैं वो वेब पेज पे ऐड करते हैं। तो आज के लेक्चर के एंड पे हम देखते हैं कि हमने डेट का ऑब्जेक्ट जो है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो डेट का ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो डेट्स और टाइम्स जो है उससे रिलेटेड फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। हम डेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके करंट टाइम जो है मशीन का वो और जो है डेट वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने कोई टाइम बेस्ड फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो हम डेट ऑब्जेक्ट को और उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि हम var कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम, जैसे इस एग्जांपल हमने टुडे रखा हुआ है, हम एक वैलिड नेम रखते हैं और उसके बाद न्यू का कीवर्ड है और डेट का फंक्शन है। तो बेसिकली इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए हम डेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उन्हें एक्सेस करते हैं। अगर हम डेट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो गेट डेट हमें जो करंट डेट होती है वो रिटर्न करती है एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 to 31, यानी जो डेट होगी आज की वो हमें रिटर्न करेगी। इसी तरह से गेट डे हमें अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 6 जो है वो रिटर्न होगी और वो वीक का जो दिन होगा वो हमें
उसके अगेंस्ट जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होगी। फिर गेट फुल ईयर, हमें जो है 4 डिजिट्स में जो करंट ईयर है वो रिटर्न होगा। गेट मंथ जो है वो करंट मंथ जो है करंट ईयर का जो भी मंथ है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। गेट आवर्स, आप जिस टाइम पे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो सिस्टम की वॉच है उसके मुताबिक 0 to 23 के बीच में हमें वैल्यू रिटर्न होगी। गेट मिली सेकेंड्स, जो करंट टाइम पे मिली सेकेंड्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए। और इसी तरह से गेट मिनट्स का जो मेथड है वो जो करंट टाइम में जो जितने मिनट्स हैं सिस्टम वॉच के मुताबिक उन्हें रिटर्न करता है। और इसी तरह से गेट सेकंड्स जो है वो करंट टाइम पे जो सेकंड्स हैं 0 to 59 के बीच में हमें वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप देखेंगे ये बेसिक जो मेथड्स हैं डेट ऑब्जेक्ट के, इन्हें यूज़ करते हुए हम सिस्टम की डेट और सिस्टम के टाइम को एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक डिजिटल क्लॉक जो है वो उसका कोड लिखा है। आप देखेंगे जो हाईलाइटेड पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, इसमें हमने एक फंक्शन लिखा है स्टार्ट टाइम। इस फंक्शन में आप देखें सबसे पहली जो लाइन है इसमें हमने एक डेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है टुडे। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो डेट के फंक्शंस हैं उन्हें एक्सेस किया है। जैसे आप देखें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल h बनाया और उसे टुडे डॉट गेट आवर्स जो है वो जो करंट आवर्स हैं वो रिटर्न होंगे और वो वेरिएबल h में आके असाइन हो जाएंगे। इसी तरह से फिर हमने गेट मिनट्स और गेट सेकंड्स, हमने जो करंट टाइम है उसके आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो रिटर्न किए और रिस्पेक्टिवली हमने जो h, m और s के वेरिएबल्स हैं उन्हें असाइन कर दिए। इसके बाद आप देखेंगे हम जो मिनट्स या सेकंड्स रिटर्न हो रहे हैं वो हमारे पास जो हैं अगर लेस देन 9 है तो हम चाह रहे हैं कि उसके साथ हम एक 0 ऐड करते हैं। जैसे अगर 9 रिटर्न हो रहा है तो हम 0-9 कर दें क्लॉक में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमने एक इसी पोर्शन में जो एक फंक्शन लिखा है चेक टाइम। तो चेक टाइम जो है वो देखता है कि अगर मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो लेस देन 10 हैं तो उनके साथ 0 को कंकेटिनेट कर देता है और वो 0, 9, 0, 8, 0, 7 इस फॉर्म में डिस्प्ले होंगे वॉच में। हमने सिस्टम से टाइम गेट किया, अब हमने इस टाइम को जो है वेब पेज पे लिखना है। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt हमने एक जो है एलिमेंट डिक्लेयर किया हुआ है वेब पेज पे। डॉट इनर html यानी उसके जो टेक्स्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं और टेक्स्ट को जो हम सेट कर रहे हैं वो आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स यानी जो करंट टाइम है उसके साथ हम सेट कर रहे हैं। और आवर्स प्लस यानी कंकेटिनेट कर रहे हैं हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉलन का सिंबल है, यानी पहले आवर्स लिखे होंगे, उसके बाद कॉलन का सिंबल होगा, फिर मिनट्स, फिर कॉलन का सिंबल और उसके बाद सेकंड्स। इसके बाद आप जो लास्ट लाइन देखें कि हमने सेट टाइम आउट का एक फंक्शन कॉल किया है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। और ये फंक्शन बेसिकली जब हमने कोई फंक्शन किसी टाइम इंटरवल के बाद हमने किसी फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना हो तो हम जो है सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं। इस सेट टाइम आउट के फंक्शन में आप देखेंगे हमने जो फंक्शन स्टार्ट टाइम डिफाइन किया है उसको हमने कॉल किया है और हमने जो ड्यूरेशन है वो 500 यानी 1000 सेकंड, 1000 जो एक सेकंड को
रिप्रेजेंट करता है, तो हमने हाफ सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल किया है। तो हर हाफ सेकंड के बाद फंक्शन कॉल होता है और जो करंट टाइम होता है उसे वेब पेज पे राइट कर देता है। तो आप देखेंगे जैसे ही हर हाफ सेकंड के बाद फंक्शन कॉल होगा, जो करंट वैल्यूज़ होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी और हमें ऐसे लगेगा जैसे टाइम जो है वो क्लॉक में हम सेकंड बाय सेकंड आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे जो सेट चेक टाइम का फंक्शन है जो कि 0 ऐड कर रहा था। आपने देखा कि हमने मिनट्स और सेकंड पास किए थे इस फंक्शन को। ये फंक्शन जैसे ये चेक करता है कि अगर वो वैल्यू लेस देन 10 है तो उसके साथ 0 कंकेटिनेट कर देता है। तो प्लस का ऑपरेटर जो है वो कंकेटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे बॉडी के ऑन लोड जो फंक्शन है उसमें हमने स्टार्ट टाइम के फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया। अब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम ये फंक्शन स्टार्ट टाइम कॉल होगा और उसके बाद वो फंक्शन ऑटोमेटिकली सेट टाइम आउट की वजह से ख़ुद को कॉल करता रहेगा और जो करंट टाइम है वो बॉडी के जो एलिमेंट है उस पर लिखता रहेगा। इसके बाद आप बॉडी के टैग में देखें कि हमने एक डिव डिक्लेयर किया है आईडी, इसका रखा है txt। तो ऊपर आपने प्रीवियस फंक्शन में देखा था कि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी txt को एक्सेस किया था और उसके इनर html यानी उसके टेक्स्ट की जगह हमने टाइम लिखा था। तो अभी आप देखेंगे ये डिव जो है बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो इस डिव के टेक्स्ट की जगह टाइम को डिस्प्ले करेगा। तो आइए हम इस कोड को जो है वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें जो है एक डिव में जो है करंट टाइम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगेन आप देखें कि हमने एक फंक्शन जिसे ऑन लोड पे हमने कॉल किया, वो फंक्शन हर हाफ सेकंड के बाद ख़ुद को कॉल कर रहा है। तो जैसे ही डेट फंक्शन दोबारा से कॉल होता है तो जो अपडेटेड टाइम होता है उसे वो कैप्चर करता है और वेब पेज पे राइट कर देता है। तो इस तरह से हमने डेट ऑब्जेक्ट और उसके जो फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ करते हुए हम एक डिजिटल क्लॉक जो है वो वेब पेज पे डिस्प्ले की हमने। आइए लेक्चर के आखिर में हम देखते हैं कि हमने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम वेब पेज के बैकग्राउंड को डायनेमिकली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमने बीजी कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें कंट्रोल करना सीखा। हमने देखा कि हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एट्रीब्यूट नेम, इसके थ्रू हम जो है इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं और रन टाइम के ऊपर हम इन्हें कोई वैल्यू साइन करते हैं जिसकी वजह से जो है वेब पेज का जो बैकग्राउंड है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा होता है। इसके बाद हमने जो है इमेज ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस डिज़ाइन की। तो बेसिकली हमने देखा कि जो इमेज ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उन इमेजेस को जिन्हें हमने HTML कोड के अंदर इमेज के टैग के थ्रू ऐड किया होता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे जो है सोर्स हम एक्चुअल उस फाइल का असाइन कर देते हैं जो कि इमेज के टैग में हमने यूज़ किया होता है। इस तरह से हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है उस इमेज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन तक एक्सेस करते हैं और उन्हें हम डायनेमिकली चेंज करते हैं। हमने इमेज ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं वो करके देखें, जिसमें इमेज रोल ओवर, इमेज प्रीव्यू और इमेज स्लाइड शो था। फिर लेक्चर के आखिर में हमने डेट ऑब्जेक्ट यूज़ किया और इस ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने एक डिजिटल क्लॉक जो है वो क्रिएट की और उसे वेब पेज पे हमने डिस्प्ले किया।
अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो जो बुक बिगिनिंग HTML, XHTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है, इसका चैप्टर नंबर 11, और लर्न जावास्क्रिप्ट की बुक जिसे हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके चैप्टर 4, 5 और 7 में आप मज़ीद मटेरियल देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।